हेलो एंड वेलकम टू हिम विद फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंद एस कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट। आज का जो टॉपिक है एक क्वेश्चन आंसर का है। यूट्यूब पर काफ़ी पेशेंट और फिजियोथेरेपी के बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो क्वेश्चन वन बाय वन मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले पेशेंट के बारे में बात कर लेते हैं। एक पेशेंट ने बात की पूछा हुआ है कि जो ये फ्रोजन शोल्डर है सर, मेरा रिकवर नहीं कर रहा, और जो आपने तरीके जो बताए हैं वीडियो में, ये करने के बावजूद भी ये रिकवर नहीं कर रहा। तो इसका आंसर ये है कि जो भी मैंने बताया हुआ है अपने वीडियो में, वो डायग्नोसिस बेस्ड ट्रीटमेंट बताया है कि आपकी डायग्नोसिस है कि फ्रोजन शोल्डर क्यों है, किस स्टेज का है, और आपने इसको कितने समय से अपने पास में रखा हुआ है। मतलब इसका सेंस है कि मतलब है कि आपका ये बीमारी कितनी पुरानी है। अगर बीमारी पुरानी है तो इसको ठीक होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। डायग्नोसिस इसका अगर कुछ ऐसा है जैसे ट्रोमेटिक हो, जब ऑलरेडी आपका कोई शोल्डर जॉइंट में जो आपका फ्रोजन है उसमें कोई फ्रैक्चर हो, तो थोड़ी सी लिमिटेशन रहती है मूवमेंट की, और थोड़ा सा डिले, और एक लिमिट में ही इम्प्रूवमेंट आती है। थर्ड होता है कि आप डायबिटिक हैं, नॉन डायबिटिक हैं। अगर डायबिटिक हैं तो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस रहता है रिकवरी का। आप अगर थायराइड का पेशेंट हैं, आपका वजन या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तब भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है हीलिंग प्रोसेस। क्योंकि डायबिटीज़ और थायराइड ये दोनों ऐसी बीमारी है जो आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को काफ़ी स्लो कर देता है। चीज़ें बहुत टाइम लेकर के ठीक होती है, तो इस पर भी काम करें। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट अभी मैं बता रहा हूँ कि जो एक्सरसाइजेज होते हैं ना, ये मेंटेनेंस के हिसाब से ज़्यादा हम ओरिएंटेटेड होते हैं, मेंटेन करने के लिए हम ज़्यादा बताते हैं। इंस्टेड ऑफ कि आप बिल्कुल ही आपका मूवमेंट नहीं है और अपने बाजू को आप ऊपर नहीं कर पा रहे या बैक के साइड में नहीं लेकर जा पा रहे, तो यहाँ पर आपको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, और आपको इसके लिए किसी डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। और आप ज़रूर जाएँ, ज़रूर विज़िट करें, चाहे आप 2 दिन के लिए ही जाएँ, ताकि आपको एक स्टार्टिंग पुशअप मिल पाए। तो इस तरह से आपकी चीज़ें ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। फ्रोजन शोल्डर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या आपको देखना चाहिए, क्या ये सिर्फ फ्रोजन शोल्डर है कि इसके एसोसिएटेड आपकी कोई नर्व की प्रॉब्लम है, इसके एसोसिएटेड आपकी कोई सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम है, इसके एसोसिएटेड आपकी कोई स्पाइन की भी प्रॉब्लम हो गई है, इसके एसोसिएटेड कोई आपकी डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो गई है कि आपकी शोल्डर वन साइडेड झुक गया है, आपकी बॉडी सही नहीं है। क्योंकि जब भी ये महीने 2 महीने से पुराना होता है ये केस, तो ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। तो आपको इसमें आपको आंसर मिल जाएगा, और इसी में आंसर छुपा हुआ है। अपना कुछ डायग्नोसिस के लिए विटामिन D3, B12, एक्सरे, ये सभी चेक करवाएं, और समय आने पर, ज़रूरत आने पर फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, और वहाँ से रेफरल लेकर के आप किसी ऑर्थोपेडिशियन को या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। सेकंड क्वेश्चन है नी जॉइंट से रिलेटेड। और नी जॉइंट में जो कंडीशन है वो अलग अलग है। किसी का जो नी जॉइंट है वो ठीक नहीं हो रहा क्योंकि अर्थराइटिस है और उनकी उम्र भी है। किसी को नी जॉइंट बेंड नहीं हो रहा क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन करवाया था और उनके डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ही फिजियोथेरेपी मना कर दिया। उन्होंने ये बोला कि हमने आपके ऑपरेशन गुर्दे चेंज कर दिए हैं, और अभी ये इसमें कोई फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल गलत। डॉक्टर ने आपके नी जॉइंट के कार्टिलेज और बोन की सर्जरी की है, आपकी मसल्स की सर्जरी उन्होंने नहीं की है। तो जब भी आप ऑपरेशन करवाते हैं तो आपका मसल्स तो उतना ही टाइट होता है, उतना ही मुश्किल में होता है, इनएक्टिव होता है। इवन कि ऑपरेशन से पहले आप पैर को बिल्कुल सीधी करके चलते हैं तो आपकी जो थाई के आगे की मसल्स है, पीछे की मसल्स है, जिसको क्वाड्रिसेप्स हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता है। तो वो अपने लेवल में जाकर के रुक जाता है, जिसको फाइब्रोसिस बोलते हैं। नहीं आप गोड्डे को पूरा बेंड कर पा रहे हैं, नहीं गोड्डे को पूरा सीधा कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको तकलीफ बन जाती है, और डॉक्टर्स भी कहीं न कहीं इस चीज़ से अपने आप को रोक लेते हैं कि कहीं जो मैंने ऑपरेशन किया ये फिजियोथेरेपिस्ट गलत ना कर दे। अब वो समय नहीं रहा। अभी के फिजियोथेरेपिस्ट डिग्री होल्डर हैं और उन्होंने काफ़ी मेहनत करके 5 साल में बाहर आते हैं और वो अपने पेशेंट को देखते हैं। फिर भी पेशेंट से एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी नी रिप्लेसमेंट के लिए किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट को हायर करें तो आप एट लीस्ट
3 साल से ऊपर वाले एक्सपीरियंस वाले फिजियोथेरेपिस्ट को ही हायर करें, क्योंकि 2 साल 3 साल से कम के जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो आपके कॉम्प्लिकेटेड केस को हैंडल नहीं कर पाते। नॉर्मल जहाँ तक बात रह गई, या आईपीडी की बात रह गई, या ओपीडी की बात रह गई, वहाँ पर जो पेशेंट देखने की बात हो गई, जो हॉस्पिटल की बात है वो अलग है। लेकिन कॉमनली होम विजिट में टीकेआर के पेशेंट, जो रिप्लेसमेंट के पेशेंट होते हैं, ये 3-4 दिन के बाद घर आ जाते हैं और ये अपनी सर्विस घर में ही लेते हैं। तो इसका ख्याल रखेंगे और कहीं न कहीं आपको इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। बहुत सारे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज़ हैं और नी से रिलेटेड एक्सरसाइजेज़ हैं जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं और उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको ऐसा लगता है कि फिजियोथेरेपी के करने के बाद मेरी पेन बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रहा, और स्टिल, क्योंकि इसमें मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, मूवमेंट करते रहना बहुत ज़रूरी होता है नी रिप्लेसमेंट जब करवाते हैं तो उसके लिए एक मशीन आती है जिसको बोलते हैं सीपीएम मशीन, कंटिन्यूअस पैसिव मोशन मशीन बोलते हैं इसे। ये मैक्सिमम फिजियोथेरेपिस्ट के पास में होनी चाहिए। हीम वेदा फिजियोथेरेपी में ये है और कहीं ना कहीं ये आप इसको हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं।